हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि, आपकी जो सामान्य बुद्धि लब्धि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था वो हमने लास्ट में कर दिया था। उसके बाद आगे कंटिन्यू हम करेंगे, वहीं से आगे हम चलते हैं क्योंकि रिस्पॉन्स आपके मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगे। अभी आप सीरियस नहीं है कुछ स्टूडेंट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपकी काफ़ी दूर है तो हो सकता है सीरियस नहीं है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से इसको कंप्लीट करवा दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाया जाता है तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? ऑप्शन आपके पास है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और कहानी कथन विधि। अब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो, सिंपल है, नियम और सिद्धांत सिखाया जा रहा है तो यहाँ पे अध्यापक क्या करेगा? तो अध्यापक यहाँ पे आगमन विधि, ठीक है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है। यहाँ पे जब सिखाया जा रहा है, कोई चीज़ आपके पास लर्न आपको करवाई जा रही है तो आपके अंदर वो जाने वाली है, व्यवहार में परिवर्तन उससे आने वाला है। तो यहाँ पे आगमन विधि आपके देखने को मिलेगा। अब आगमन विधि क्या है ये पता होना चाहिए, निगमन विधि क्या है ये पता होना चाहिए, विश्लेषण विधि क्या है, कहानी कथन विधि क्या है। तो अभी सभी ऑप्शन को भी आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इसका संक्षिप्त में आपने वर्णन देख लेना है, क्या चीज़ें आपकी हैं। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी लिखाई, जो कि आपने जब आपके पास जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे, चाहे डीएलएड की बात की जाए या फिर बात की जाए बीएड की, तो वहाँ पे आपके पास स्किल आपको करवाई जाती है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल जो आपके पास होती है। तो उसमें आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी क्या होती है कि आपके पास लिखावट है वो स्पष्ट आपकी होनी चाहिए। और स्पष्ट होने के साथ उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है, एक अच्छा लेख होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास दो ही, एक अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर छोटे अक्षर। देखिए बड़े अक्षर भी आपके होने चाहिए हेडिंग में, छोटे अक्षर होने चाहिए आपके पास सब पॉइंट में। इसके अलावा लिखने में स्पष्ट आपके पास होनी चाहिए। और इन सबको मिलाकर बनती है एक चीज़, वो क्या बनता है? एक अच्छा लेख, एक व्यवस्थित लेख। उसमें जो आपके पास लाइनिंग सेम होनी चाहिए, स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर से नीचे तक सेम आपके स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है आगे पीछे है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपके पास क्या निकल कर आता है? अच्छा लेख। क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास स्पष्टता ज़्यादा है या फिर बड़े अक्षर भी होने चाहिए छोटे अक्षर भी होने चाहिए। तो आपको कंक्लूज इनको निकाल कर देखिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास? यहाँ पे अच्छा लेख होना चाहिए, और अच्छा लेख इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगा। आगे चलेंगे। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, तो भूल भुलैया परीक्षण जो आपके पास होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो उम्र है वो आपके पास 5 से लेकर 10 ईयर रहेगी। ये पेडागोजी वाला सेक्शन आपका चल रहा है। समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन जो आपके पास एडजस्टमेंट जो आपके पास होती है ये आपके पास कैसी प्रक्रिया, एक गतिशील है। ये वही वाली बात है जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में कंडीशनिंग जब करवाई जा रही थी तो वहाँ पे एक समय को आपके ध्यान में रखा गया था, वहाँ पे जो एक तीव्रता उसके अंदर होनी चाहिए। तो गतिशील जो है समायोजन की प्रक्रिया क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पे स्थिर नहीं होगा, स्थानापन्न नहीं होगा, अवरोधी आपके नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये तो निस्संदेह आप सभी को आना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन किसका करता है? तो वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाकी बात की जाए प्रेरणा व पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन यहाँ पे नहीं किया जाता, ना ही आपके पास ध्यान वंश रुचि का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन भी यहाँ पे नहीं किया जाता। यहाँ पे अध्ययन आपके वंशानुक्रम और वातावरण का किया जाता है, लेकिन किस बेस पे किया जाता है? व्यवहार के बेस पे। तो अगर आपके पास यहाँ पे व्यवहार भी होता तो व्यवहार का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, तो बिल्कुल वो भी आपके राइट हो जाना था। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षक के पास होनी चाहिए कि उनके पास धैर्य और दृढ़ता हो। अब धैर्य और दृढ़ता की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो बच्चों को एक चीज़ आपको 4 बार भी करवानी पड़ सकती है, 5 बार भी करवानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जो बच्चे की कैपेबिलिटी है, क्षमता है सीखने की, वो आपके पास कैसी है, स्लो लर्नर है, कैसा है आपके पास, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेंगी। इसमें शिक्षक को चाहिए कि उसके पास जो है कम से कम धैर्य आपके हो। अगर वो 20 बार भी पूछ रहा है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स पूछ रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा। मॉर्निंग में बताया है, अगर इवनिंग में जाकर वो भूल जाता है, या इवनिंग में बताया है नेक्स्ट डे वो भूल जाता है, तो ऐसे में शिक्षक को क्या है, अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि जितनी बार भी जरूरत पड़े उसको वहाँ पे बताना है। तो छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम यही रहती है कि बार बार चीज़ों को रिपीट करना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आपके पास, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से क्या है, क्या सहमत है? देखिए बालक में जो है आपके पास सामाजिक भावना का जो विकास है जन्मजात होता है, इस कथन से जो है
सहमत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए तो आप अपनी बात कीजिए, जब आप जो है एक बच्चा थे तो आपने क्या देखा कि आपके पास समाजीकरण की सारी वो नियम पता थे, समाजीकरण की सारी वो ज़रूरतें आवश्यकताएं जो आपके पास समाज में रहने के लिए होती हैं, क्या आपके पास थी? क्या वो समझ आपके पास थी? समाजीकरण का मतलब है कि सभी के साथ सहयोग की भावना रखना, एक सोसाइटी के अंदर रहना है, उसके नियम क्या है, उसके कायदे क्या है, उनको जानना और उसमें सहयोग देना। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के पास नहीं होती, बल्कि सामाजिक भावना का जो विकास है बच्चे का, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? स्कूल में आकर डेवलप होता है। सोशलाइज बच्चा होगा कहाँ पे? स्कूल होगा। हालांकि सोशलाइजेशन की पहली जो संस्था है वो आपके परिवार को माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद परिवार एक क्या है? समाज का छोटा सा विस्तृत जो है रूप आपके देखने को मिलता है। तो बात की जाए यहाँ पे जो स्कूल क्या है, तो स्कूल यहाँ पे आपके पास परिवार के बाद दूसरी आपकी संस्था है समाजीकरण की, जहाँ पे बच्चा जो है दूसरों के साथ रहना, व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ जो है परस्पर सहयोग करना, ये सारी चीज़ें समाजीकरण की अवस्था बच्चे के पास कब देखने को मिलेगी? जब बच्चा जो एक घर में रहेगा, एक सोसाइटी में रहेगा, एक स्कूल में जाकर रहेगा, एक समाज में आपके रहेगा। तो यहाँ पे जन्मजात ये नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस बात से असहमत आपके हैं। आगे चलेंगे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप जी इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए क्या करेंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। पेडागोजी वाला सेक्शन है, सारे ऑप्शन देख लीजिए कि परस्पर सहयोग की भावना अगर विकसित करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, 2-3 सब्जेक्ट अगर आपके कंबाइन हो पाते हैं, अगर उसकी कुछ एक्टिविटी वहाँ पे करवाई जा सकती है तो उन चीज़ों को करवाने की आप कोशिश करेंगे अन्य अध्यापकों के साथ मिलकर। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या है? तो बहुमुखी हो जाती है। तो जैसे बच्चों की वृद्धि होती है तो उनकी रुचियां भी आपके पास यहाँ पे बदल जाती है। अब यहाँ पे वृद्धि से मतलब यहाँ पे ग्रोथ से नहीं है। जो ग्रोथ आपके पास एक जो आपके पास शारीरिक वृद्धि होती है, एक मानसिक वृद्धि होती है। अब यहाँ पे रुचियों की बात की गई है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव वाली मेंटल प्रोसेस की बात की गई। तो जैसे बच्चे की जो है सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ेगी लर्निंग की, तो यहाँ पे बच्चों की जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, वो आपके पास यहाँ पे चेंज होते रहेंगे और ये बहुमुखी आपके हो जाते हैं। समय समय पे एक चीज़ जो आपको पहले इंपॉर्टेंट लगती है, आने वाले टाइम में एक टाइम पीरियड के बाद, एक एज आपके पास होने के बाद, वहाँ पे आपकी रुचियों में भी बदलाव साथ साथ होते रहते हैं। तो ये आपके पास बहुमुखी हो जाती है। आगे चलेंगे। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ज्ञानार्जन कर सके। तो यहाँ पे ज्ञान अर्जित करना जो है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में आपके प्रयोग में लाना सबसे बड़ा उद्देश्य आपकी यही है, जो कि आपके भारत में नहीं देखने को मिलता है। भारत में जो काम किया जाता है लोअर ऑर्डर पे, आप सभी को पता होगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, दो पार्ट में डिवाइड आपके है एजुकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें कि भारत कहाँ पे काम करता है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे, जिसकी बात हम करेंगे क्लासेस के अंदर। ये वाला एक अलग से टॉपिक बनता है, कौन कौन से लोअर ऑर्डर है, कौन कौन से हायर ऑर्डर है, उसके बारे में बात करेंगे। एक थ्योरी के अंदर सारे पॉइंट आपकी ये देखने को मिल जाते हैं। आगे चलेंगे। आगे आपके पास से एक बालक को संतुलित, अगर बात की जाए संतुलन की, सुधरेपन की, स्वच्छता का अनुशासन या अनुपालन करता है, तो यहाँ एक सूचक है, किस बात का है? तो जाहिर सी बात है रुचि का तो नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा संतुलन में है या सुधरा हुआ दिख रहा है तो वो आपके पास उसकी रुचि होगी। तो रुचि इस बारे में किसी के नहीं होती, वो आपके पास एक हैबिट होती है, एक आदत आपकी होती है। आदत तो उसमें होगी, तो इसमें आपके पास ना अभिवृत्ति होगी, ना रुचि होगी, ना मूल्य होगा। तो यहाँ पे प्रशंसा का वो सूचक है, मूल्य का नहीं है। अब मूल्य का क्यों नहीं है? क्योंकि मूल्य के अंदर आपके पास अपनी वैल्यूज़ आपकी आती हैं। तो अगर एक बच्चे की वैल्यूज़, मान लीजिए कि बच्चे की वैल्यूज़ कहती है कि हाँ जो है मुझे एक संतुलित रहना है, खुद से कह रहा है, सुधरा हुआ बच्चा है, कोई आपके पास शरारत वगैरह नहीं कर रहा है, स्वच्छता का अनुपालन कर रहा है, तो मूल्य ये नहीं आपके कहलाएंगे। मूल्य होते हैं कि बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपना कार्य समय पर करना, अनुशासन में रहना, अपने जो है माता पिता को जो है सम्मान देना, अपने गुरुओं को सम्मान देना, बड़े भाई बहनों को सम्मान देना, छोटों से प्यार करना, ये कुछ वैल्यूज़ होती है किसी भी इंसान की अपने लाइफ की। तो यहाँ पे मूल्य भी आपके नहीं होगा। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो किस तरह के बच्चे होते हैं? सक्रिय और जिज्ञासु। अब ये स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं, ये आपके पास सक्रिय और जिज्ञासु किस आधार पे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे हर चीज़ के लिए कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर बच्चों को बता दिया कि ये एक बॉल है, तो बच्चा जो है अगर उस तरह की कोई और दूसरी चीज़ दिखेगा तो उसको भी कहेगा बॉल।
फिर बच्चा कहेगा कि अगर आपके पास ये भी बॉल है तो ये क्या है, तो ये बड़ी बॉल है। अच्छा ये बड़ी बॉल है। अगर इसी तरह की कोई और गोल चीज़ दिख ली, मान लीजिए एक बॉल उसको दिखी थी छोटी जो कि खेलने वाले क्रिकेट की बॉल है, बाद में उसको जो है बड़ी बॉल दिखती है वॉलीबॉल, तो वो भी आपके पास उसके लिए बॉल ही है। उसी तरह का अगर उसने एक कोई सब्जी देख ली, मान लीजिए कद्दू उसने देख लिया, तो कद्दू को भी वो बॉल ही कहेगा। तो यहाँ पे जो एसिमिलेशन एक पॉइंट आपके देखने को मिलता है, जिसकी हम और अब आगे बात करेंगे जब थ्योरीज वगैरह करेंगे, तो उसमें भी ये चीज़ें हैं कि आपके पास स्कीमा जो चेंज होते रहते हैं, न्यू स्कीमा आपके बनते रहते हैं, ओल्ड स्कीमा में चेंज होते रहते हैं। तो यार ये सारा आपके जो क्लासेस के अंदर देख लेंगे, या फिर आपके पास कोई वीडियो अगर मुझे पॉसिबल हो पाया तो उसमें भी हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो क्या है, तो जो आपके पास समस्या सुनने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि समस्या जो बच्चा करेगा अपनी कि ये समस्या मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर आ रही है, अब उसका जो छात्र को क्या करना है, छात्र को समस्या सुनानी है, और अध्यापक क्या करेगा, उसका अध्यापक उसका निदान करेगा या उपचार उसको करेगा। तो उपचारात्मक जो है अधिगम यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो समस्या बच्चा अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आपके करवाए, हो सकता है कि उसकी कुछ आपके पास पर्सनल इशू आपके घर में रहे। तो ऐसे में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसको आपके सुन लेना चाहिए। अगर समस्या का समाधान वो कर सकता है तो उसको उसमें जरूर यहाँ पे सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पे छात्र उस शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं जो कि उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आगे चलेंगे। आपके पास प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। तो प्रौढ़ शिक्षा की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है प्रौढ़ शिक्षा आपके पास कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगी, 15 से लेकर 35 तक। ऐसा नहीं है कि 15 से 35 ही होगी। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि 12 से लेकर आप 30 तक भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 14 से लेकर 35 तक, यहाँ पे ये सभी आपके कह सकते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा ऐसा नहीं है कि एक आपके पास एक पर्टिकुलर एज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपके पास एक एवरेज यहाँ पे दिया गया है, तो उस पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आपके पास समाज की उन्नति का मूल है, तो समाज की उन्नति का मूल क्या है, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। तो यहाँ पे ये वही वाला संदर्भ है जो कि आप पढ़ते हो समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंदर भी सभी को समान तरह से आपके देखा गया है। तो बिल्कुल एक पहलू वो आपके पास समावेशी शिक्षा है। दूसरा पहलू यहाँ पे बालक बालिका शिक्षा एक समान हो, जो कि समाज की उन्नति का मूल उद्देश्य आपके होना चाहिए। तो यहाँ पे समाज की जो उन्नति है उसमें मूल आपके क्या है, बालक बालिका की समान शिक्षा, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी को समान रूप से पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखिए तो वहाँ पे आपको समझ में बात आ जाएगी क्यों आपके पास ये ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अभी मैं आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर आपके कर रहा हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे बाकी के ऑप्शन नहीं देखते हो तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। बाकी के ऑप्शन देख लेना, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने आप में सही होते हैं। साइकोलॉजी पेडागोजी सेक्शन ऐसा होता है कि अपने आप में, हालांकि थ्योरीज की मैं बात करूँ, थ्योरीज का तो थोड़ा सा अलग है कि सब अलग अलग क्वेश्चन आपके यहाँ निकलते हैं, लेकिन पेडागोजी सेक्शन में हर एक तथ्य अपने हिसाब से सही होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु आपके पास क्या देखने को मिलेगा। तो छोटे बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां है उनको क्रियाशील बनाने व सक्षम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको क्रियाशील आप रखेंगे। ज्ञानेंद्रियों से समझते हो आप, जो इंद्रिया आपकी है, तो इंद्रिया आपको पता है आंख नाक कान हाथ जो भी है, तो इनको बच्चे आपने क्या देखना, जब आपका छोटा बच्चा होगा तो उसमें जब बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा होता है तो ऐसे में वो कोशिश करता है कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले। कई बार आपने देखा होगा वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी जो इंद्रियां हैं, जो उसके पास हैंड के पास जो हाथ के थ्रू जो टच वो कर रहा है, उसको जो क्या कर रहा है वो महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या किया जाएगा, उसको क्रियाशील रखने के लिए उसको कुछ एक काम दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बच्चे को किसी ना किसी काम में बिजी रखते हैं माँ बाप, वो इसके पीछे यही रीजन है कि उसको क्या है, क्रियाशील उसको रखना चाहिए। उसके पीछे क्या है कि यहाँ पे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, बच्चे की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उसको जो सक्षम बनाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें वो सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को कोई पजल गेम दे दी, कुछ इस तरह के काम दे दिए जिसमें बच्चा बिजी रहे। और हालांकि माँ बाप का जो है क्या रहता है टारगेट कि आपके पास कम से कम किसी काम में ये लगा रहे तो हम दूसरे अपने काम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको उलझाया जाता है। आजकल तो ट्रेंड आपका चेंज हो गया, अब तो बच्चों को कार्टून लगा के फ़ोन पकड़ा दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो उसमें आपके पास बात कीजिए, आपके पास आई तो आपके पास ठीक है, वहाँ पे बच्चा क्यूरियोसिटी भी आपकी जागेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल के थ्रू ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो सीमित अब हो गया है, अब मोबाइल आपको पकड़ा दो, कोई कार्टून लगा दो, कोई आपकी स्टोरी लगा दो और बच्चे को दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपके पास है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। तो श्रेष्ठ अनुशासन अगर किसी कक्षा में आपके पास है तो उसकी कसौटी क्या हो सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, तो कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया
और शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया आपकी तभी हो सकती है जब बच्चे उस विषय संबंधी आपके कम से कम आपकी रुचि रहे। अगर रुचि बच्चों में है तो शांतिपूर्ण शिक्षण आप करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षक की जो है उस विषय संबंधी गहन समझ ये आपकी होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर टीचिंग एड का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है तो यहाँ पे ये भी आपके पास सहायक हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट, अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहे तो शिक्षक को क्या चाहिए कि शिक्षक को छात्र केंद्रित जो है अध्ययन यहाँ पे करवाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी आपके कब हो सकती हैं, जब ये सारी चीज़ें हो। और इसके लिए इस आधार पे आपके पास क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि कक्षा में शांतिपूर्ण जो शिक्षक प्रक्रिया आपकी यहाँ पे चल पाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो औपचारिक शिक्षा जो है, माफ कीजिएगा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा है जो आपके पास स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन जो आपके पास इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन आपके पास कोई आपके पास संस्था है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आप जो ले रहे हो वो आपके पास औपचारिक शिक्षा में आता है। बात कीजिए अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा आपके पास इसकी कोई आयु सीमा भी नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे के जन्म से अनौपचारिक शिक्षा आपकी स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक चलती है, जन्म आपके कह लीजिए, और जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मनुष्य कुछ ना कुछ आपके सीखता रहता है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास देख लेते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जाती है। तो छात्रों में जो है सामाजिक चेतना आपके विकसित की जाती है तो किसके आधार पे, अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्ड आपके आया सामाजिक। ये समाज जो है, इस समाज से संबंधित चेतना विकसित करनी है तो समाज का यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। क्योंकि समाचार पत्रों में जितनी भी आपके पास न्यूज़ है, जितनी भी आपके पास कोई हेडिंग है, कोई भी आपके पास समाचार यहाँ पे दिया गया है, वो एक समाज का एक कह लीजिए कि एक संक्षिप्त रूप आपके पास सामने रख रहा है, बिल्कुल एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे। छोटा सा प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक ही न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास पूरे समाज की विस्तृत छवि यहाँ पे एक छात्र के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि छात्र की पूरे समाज के प्रति जो चेतना विकसित होती है। चेतना आप समझ लीजिए कि एक जो है, एक आपके पास माइंड मैपिंग, इसको समझ लीजिए कि किस तरह से वो एक दृष्टिकोण जो बच्चे का यहाँ पे डेवलप आपका किया जाएगा समाचार पत्र पत्रिका की पढ़ाने से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके पास, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, पहली बात। दूसरा है शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। तो ये आपके पास दोनों बिल्कुल आपके सही है। और दोनों यहाँ पे क्यों सही है, दोनों इसलिए सही है क्योंकि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आपको पहले तो उनकी जो है एक, सबसे पहले तो उनको खंडों में बांटना होगा। खंडों में बांटने के बाद आपको क्या है, उनको जो है फिर से मिलाना होगा, जिस तरह से आपके पास पीआरटी में आपको सिखाया जाता है, प्राइमरी स्कूलों में आपको सिखाया जाता है, तो यही मेथड आपके यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोनों आपके सही है। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द आपके पहले नहीं बुलवाए जाएंगे, क्योंकि फिर उसमें डिफरेंस जो है आपके मुश्किल हो जाएगा किसी भी बच्चे को करना, अगर उसको उसके बारे में पहले से ज्ञान नहीं है। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपके पास राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। यहाँ पे कोठारी आयोग, ये भी एक कमीशन है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में आपकी किया गया था। राधा कृष्ण आयोग आपके पास भारतीय स्वतंत्र होने के बाद, अगर बात की जाए जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला आयोग आपके राधा कृष्ण आयोग ही था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके पास कोठारी कमीशन के बाद आपकी ये देखने को मिली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुदालियर कमीशन 1952, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि राधा कृष्ण आयोग के बाद आपके देखने को मिला था। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपको समय लगेगा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली कर रहे हो कमीशन या एनवीएस केवीएस की तैयारी, सीटेट की तैयारी, तो वहाँ पर ये वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, कोई छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या कहेंगे। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई प्रश्न पूछेंगे तो आपके पास कहेंगे कि आप इससे पूछ लो, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके कोई प्रश्न नहीं दे पा रहा है किसी प्रश्न का उत्तर, तो किसी और प्रश्न से जो प्रश्न का उत्तर उसको जानने की कोशिश करेंगे आप, और जब बच्चा उसका आंसर दे देगा फिर उससे कहेंगे कि अब जो है तुम्हें समझ आया, तो अगर आ गया है तो फिर उससे उसको रिपीट करवाएंगे। तो यहाँ पे अन्य बच्चों से मदद लेने का मतलब ये था। क्लियर। बाकी जो है अगला आपके पास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।